हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं सबसे पहले आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में कल हमारा व्यू था कि 21,680 तक शायद चला जाए, लेकिन सेल ऑन राइज का बाजार रहेगा। सुबह ही बाजार ने राइज कर लिया और उसके बाद दिन भर जो है एक नीचे के लेवल्स के आसपास 21,600 के आसपास जो है मंडराता रहा और देखिएगा 21,622 पर बंद हुआ। और निफ्टी को इंतजार था रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट का, तो वो चर्चा अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। इसके बाद देखिएगा दूसरी चर्चा निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में जो तेजी हुई, सेल ऑन राइज भरपूर मात्रा में जो है इसमें सक्सेसफुल रहा। बाजार पहले राइज करा और राइज करने पर जो है बाजार को बेचकर आज जो है सेलर्स ने अच्छे पैसे बनाए। ये तो हो गई दोनों बात। अब मैं आपको लिए चलता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट के ऊपर। देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रिजल्ट आया है वो कंसोलिडेटेड बेसिस पर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें बनता है। हम ये कहें कि नहीं जी ये ईयर ऑन ईयर होना चाहिए क्वार्टर क्वार्टर, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो इस समय सीजन में होते हैं। जैसे सीजन का मतलब है कि इस बार जो दिसंबर का क्वार्टर होता है वो फेस्टिवल सीजन होता है, तो जो रिलायंस रिटेल का धंधा है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहता है इस समय पर। लेकिन कुछ धंधे ऐसे हैं जो कि नॉर्मली एक जैसे रहते हैं, यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में भी, क्योंकि बहुत बड़ा जो बिजनेस है इनका। अब उस बिजनेस में इंडिया की जो सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है उसका जिसका वेट भी निफ्टी में सबसे ज़्यादा है, अब निफ्टी में इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से तो अहम बहुत है ये। तो देखिएगा हम सेल की बात करें तो पिछले साल थी 2,40,532 करोड़ की सेल, यानी कि 2,40,000 करोड़ की जो सेल थी वो बढ़कर हो गई 2,48,000 करोड़ की सेल इस बार। अब उस सेल के फिगर को अगर आप देखें तो सेल जितनी बड़ी है ना, इससे ज़्यादा तो कहीं इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इससे ज़्यादा तो कहीं इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि वो सेम चीज़ की वैल्यू सेल्स में अगर आप देखें तो वो मात्र जो है 3-3.5% के आसपास आती है। तो वो वैल्यू जो है इंक्रीज हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें अगर सेल्स की वैल्यू तो डी ग्रोथ की है। तो लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि सीजनल है तो इसमें कुछ सीजन वाले फैक्टर्स भी होते हैं, तो ठीक है हम इसको यहाँ पे नलीफाई करते हैं। बट सीजन टू सीजन भी अगर आप कंपेयर करेंगे सेम 31 दिसंबर 2022 का क्वार्टर और अब, तो सेल आपको जो है नीचे की तरफ मिलेगी। और जीएसटी की रिकवरी से भी पता चलता है कि जीएसटी की रिकवरी कम है इस बार पिछले बार के मुकाबले में भी। तो अल्टीमेटली बिजनेस का वॉल्यूम हो गया थोड़ा सा कम। अदर इनकम की फिगर अच्छी है, यहाँ पर 3,146 करोड़ से बढ़कर 3,869 करोड़। यहाँ पर ऐसा हम कह सकते हैं कि जो टॉप लाइन है यानी कि जो रेवेन्यू फिगर्स है, जो सेल्स के फिगर हैं, वो म्यूटेड है। कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है कि 15%, 10%, 8% ऐसा कोई ग्रोथ नहीं है। मटेरियल कंजम्पशन में भी इनको सेविंग हुई है, तो जो मटेरियल है वो भी ज़्यादा इन्होंने नहीं यूज़ किया, तो मटेरियल की कॉस्ट सिमिलर है जो पिछले बार थी, तो यही इनको बेनिफिट आएगा। लेकिन जो डिलीवरी बेस जो माल खरीद कर बेचते हैं वो 10,000 करोड़ का बढ़ गया, तो 47,599 से 57,898 हो गया, तो वो 10,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे बढ़ गया। फिर इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट में एक बेनिफिट आ गया 9,345, ये माइनस की फिगर है, तो ये जितना बड़ा ये सब कंपनसेट हो गया। एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस हो गया, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मोर और लेस एक जैसे हैं। फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो स्लाइटली जो है इंक्रीज हुई है, तकरीबन 10% के आसपास बढ़ के आई है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन न्यू बिजनेसेस की वजह से बढ़ के आए हैं, क्योंकि जो एक्सपेंशन थे वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन एक्सपेंशन टॉप लाइन में नहीं इंक्लूड हो पा रहे हैं, वहाँ पे कुछ खास नहीं है। अदर एक्सपेंसेस भी मोर और लेस एक जैसे सही है, तकरीबन 2% के आसपास जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो कुल खर्चा जो है मात्र 6,000 करोड़ बढ़ा है, जबकि टॉप लाइन जो बढ़ी है वो 8,000 करोड़ बढ़ी है। तो अल्टीमेटली 8,000 करोड़ के रेवेन्यू बढ़े, 6,000 करोड़ के खर्चे बढ़ गए, कुल मिला के 2,500 करोड़ के आसपास का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया। वही प्रॉफिट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट था उससे नीचे का प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 26,493 था, जो इस बार 25,833 करोड़ है। और उसके बाद जो एडजस्टमेंट है कंट्रोलिंग स्टेक्स की और जो टैक्स वगैरह की, उनके बाद जब हम ईपीएस पर पहुंचे तो ईपीएस की जो फिगर्स आती है तो डाइल्यूटेड ईपीएस पिछले साल थी 23.19, जो 25.52 है। तो यहाँ पर देखकर आपको थोड़ा सा बेहतर लगेगा, क्योंकि जो एनसीआई है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसमें भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि भाई आप अगर शेयर ज़्यादा बढ़ा लेते हो किसी अपनी सब्सिडरी में या जो एसोसिएट में, तो वहाँ पे जो एनसीआई का जो पोर्शन है यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वहाँ पर से थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये जो इम्पैक्ट आया है
यहाँ पर जो ग्रोथ है जो डाइल्यूटेड ईपीएस में वो आपको अच्छी लगेगी और यहाँ पर आपको 10% के आसपास का इजाफा मिलेगा। लेकिन ये जो ईपीएस है पिछले क्वार्टर से कम है। अब इस रिजल्ट में 27 के पी पर रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर चल रहा है, लगभग अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ये शेयर ट्रेड चल रहा है। रिजल्ट उस तरीके के नहीं है, लेकिन बाजार में सट्टा चल रहा है, तो उनके बीच में जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है। कुछ ऐसी रेशोज जो कि कंपनी की आगे की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती हैं, तो वो है डेट सर्विस कवरेज रेशो, यानी कि डेट यानी कि जो उधारी आपने ली और जो इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है वो कैपेसिटी कैसी है, वो है 2.97, यानी कि डेट अच्छी तरीके से मैनेज है, कोई दिक्कत नहीं है डेट में। इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशो, यानी कि जो पैसा आपने प्रॉफिट कमाया है और जो इंटरेस्ट आपने पे किया वो आपके पास तकरीबन 5.5 गुना था इस बार, जो पहले 5.4 था। इनको बोलते हैं सोल्वेंसी। तो सोल्वेंसी स्टेबल है, और हालांकि थोड़ा सा डेट जो है इंक्रीज हुआ है, तो डेट इक्विटी जो है 0.38 थी पिछले बार, जो 0.4 है, यानी कि उधारी जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। और करंट रेशो 1.21, यानी कि जो लिक्विडिटी है, यानी कि जो पैसे हैं लाइबिलिटी के सामने, करंट लाइबिलिटी के सामने करंट एसेट्स 1.21 है, तो ये भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हुई है पिछले बार से। लॉन्ग टर्म डेट टू वर्किंग कैपिटल, तो लॉन्ग टर्म डेट जो है वो वर्किंग कैपिटल के सामने 2.41 है, तो वर्किंग कैपिटल जितनी चाहिए उसके सामने ये भी एक अच्छी रेशो आप बता सकते हैं। अब अगर बाकी देखें तो ये सारी रेशोज यानी कि सोल्वेंसी और लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन इसके बाद अभी इनका जो जीडीआर है जो यूके के बाज़ार में ट्रेड हो रहा था, अभी तो खैर वो क्लोज हो गया बाज़ार, वहाँ पर 64.80 पर इसने क्लोज दिया है, और ये जो प्राइस है ये 1.97% डाउन है पिछले क्लोजिंग प्राइस से। इसका मतलब है कि बाजार ने, जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसने इसको थम्स अप तो नहीं किया, यानी कि रिजल्ट जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि टॉप लाइन म्यूटेड है, परफॉर्मेंस में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें जो हैं नहीं नज़र आई हैं, और एक स्टेबल सी जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं, तो कोई एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं है। तो बाज़ार क्या है कि रिज़ल्ट आने से पहले पिछले अगर 15-20 दिन में देखें तो रिलायंस के शेयर्स में एक अच्छी तेज़ी रही है, तो वो जनरली इस एंटिसिपेशन में होती है कि रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया होंगे, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है रह सकता है। बट रिलायंस ने वहाँ पर इस चीज़ को मिस किया है। ये तो हमें देख के लगता है कि लंदन के बाज़ारों में जिस तरीके से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो जीडीआर है वो रिएक्ट जो किया है, तो वो तकरीबन 2% के आसपास की कमजोरी है। हालांकि 64.5 का था, लेकिन जो लास्ट मिनट टिक थी उसमें 30 पैसे बढ़कर आए, सॉरी डॉलर के अंदर है फिगर, तो 64.8 पे जो है ये क्लोज हुआ। तो यहाँ पर ये तकरीबन 1.97%, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2% होता है, तो 2% की कमजोरी रिलायंस के जीडीआर में है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी दूसरी वीडियो है उसमें हम एनालिसिस आपके साथ करते हैं। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।